हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक जजमेंट है, रीसेंट जजमेंट इवान रतिनम वर्सेस मिलन जोसेफ, सुप्रीम कोर्ट की अभी की जजमेंट है, 5 या 7 दिन पहले जजमेंट आई है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी की बात की है अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देख लेते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस केस में बोल दिया कि चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज शैल बी कंसिडर्ड टू बी चाइल्ड ऑफ द स्पाउस ओनली। तो बेसिकली चाहे वो अगर एडल्ट्री से भी पैदा हुआ है तब भी वो चाइल्ड उसी का होगा। सपोज करो ए और बी की मैरिज हो रखी है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, और बी अगर ये क्लेम कर भी देती है ना कि जो ये चाइल्ड है ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज पैदा हुआ है, लेकिन ये सी के साथ मैंने पैदा किया, सी के साथ मेरे सेक्सुअल रिलेशन से उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ है, तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है तब भी वो चाइल्ड ए का ही माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया। अब कैसे बोला, क्या बोला, कौन कौन सी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्कस की है और कौन कौन सी जजमेंट हमारे लिए रेलिवेंट है, वो सारी की सारी जजमेंट या इसके फैक्ट केस के मैं इस जजमेंट में डिस्कस करूँगा। द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी under section 112 of Indian Evidence Act 1872. This section states that a child born during a valid marriage is conclusively presumed to be the legitimate child of the husband unless proven otherwise by evidence of non-access. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसमें एक ह्यूमन क्राई हो रखा है, भी आप सबने देखा होगा। चाइल्ड अगर वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हो जाता है और डीएनए टेस्ट भी हो जाता है तब भी आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि चाइल्ड इनवैलिड चाइल्ड है, मतलब कि चाइल्ड स्पाउस का चाइल्ड नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का चाइल्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब सेक्शन 112 हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 112 अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ोगे तो सेक्शन 112 की अगर प्रिजम्पशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ होती है, उस कंक्लूसिव प्रूफ का अगर आपको रिबटल करना है तो बेसिकली करना क्या होगा, नॉन एक्सेस का आपको एविडेंस देना पड़ेगा। अब नॉन एक्सेस का एविडेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब ए और बी के बीच में अगर शादी हो रखी है, ए और बी के बीच में सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट होंगे, उससे कोई बच्चा पैदा होगा, ये कंफर्म है, तो ए और बी का माना जाएगा। लेकिन सपोज करो ए और बी की शादी हो रखी है, लेकिन जो बी वाइफ है उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी सी के साथ है और वो बच्चा सी के रिलेशनशिप के साथ पैदा हो जाता है, तब भी वो बच्चा ए का ही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन यहाँ अगर ए एक चीज़ प्रूव कर दे, ए जो हस्बैंड है वो ये प्रूव कर दे कि जिस टाइम पे वो चाइल्ड कंसीव हुआ था उस टाइम पे उसका, जिस टाइम पे सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट हुए थे, चाइल्ड कंसीव हुआ था, वो बेसिकली उस टाइम पे उनका एक्सेस ही नहीं था, हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते ही नहीं थे, उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स एक साथ एक दूसरे के साथ हुआ ही नहीं था। तो बेसिकली उस कंडीशन में नॉन एक्सेस प्रूव करना पड़ेगा। नॉन एक्सेस से भी आगे अगर हम थोड़ा आगे जाएँ तो एक बात प्रूव करते हैं कि होता क्या है कि अगर नॉन एक्सेस भी आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो एक बर्डविक वर्सेस बर्डविक जजमेंट आई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोल दिया था कि अगर आप नॉन एक्सेस भी प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, डीएनए टेस्ट करा लो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इवन इफ़ यू आर डीएनए टेस्ट हर किसी केस में आप अलाउड नहीं कर सकते, और आपको अगर ये प्रूव करना है कि ये चाइल्ड मेरा चाइल्ड नहीं है तो आपको नॉन एक्सेस ही प्रूव करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बेसिकली ये बोल दिया है। अब बेसिकली देख लेते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन चैलेंजर। तो अगर कोई सपोज करो हस्बैंड या वाइफ क्लेम करता है कि चाइल्ड वैलिड मैरिज से पैदा नहीं हुआ है, किसी थर्ड पर्सन के एक्सेस से पैदा हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जो बंदा ये कहता है ना कि चाइल्ड, जब हस्बैंड अगर यहाँ ये क्लेम कर रहा है कि ये चाइल्ड मेरा नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का चाइल्ड है और ये बेसिकली एडल्ट्री से पैदा हुआ है, थर्ड पर्सन के साथ मेरी वाइफ का एक्सेस था उससे पैदा हुआ है, तो उसे उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसी को प्रूव करना पड़ेगा नॉन एक्सेस। नॉन एक्सेस मतलब कि देयर वर नो सेक्सुअल इंटरकोर्स at the time when the child was conceived, at the time we didn't have any sexual intercourse with each other, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। the burden of proving illegitimacy lies on the person challenging paternity. They must provide concrete evidence of non-access to rebut the presumption of legitimacy. Mere allegation of adultery or extramarital relationship are insufficient. गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक केस हुआ था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर सपोज करो ए एक हस्बैंड है, बी एक वाइफ है, और हस्बैंड बोलता है कि जो ये चाइल्ड पैदा हुआ है ये मेरे से पैदा नहीं हुआ, ये सी एक पर्सन है, उसके साथ मेरी बी वाइफ के एडल्ट्री में रिलेशन थे या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से थे, तब भी वो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा, एडल्ट्री या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप प्रूव कर देने से कभी भी इलिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड प्रूव नहीं हो जाएगी। उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसको नॉन एक्सेस प्रूव करना पड़ेगा। नॉन एक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे जिस डेट को ये चाइल्ड कंसीव हुआ था उस दिन मेरा इस वाइफ के साथ या इस लेडी के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो उसको वो नॉन एक्सेस प्रूव करना पड़ेगा। गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बोल दिया। उसके अलावा देख लेते हैं डीएनए टेस्ट not a routine tool. The court ruled that DNA test could not be ordered
based solely on allegation of adultery. Such test must be justified by strong evidence and should only be conducted when absolutely necessary to protect the भवानी प्रसाद जैना वर्सेस कन्वीनर सेक्रेटरी। तो देखो होता क्या है कि सेक्शन 112 जो है, सेक्शन 112 बात करता है कि ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज अगर कोई चाइल्ड पैदा हो जाता है तो ए और बी के बीच में अगर वैलिड मैरिज है, उनको कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से होता है चाहे एडल्ट्री से पैदा होता है, वो बच्चा ए और बी का ही माना जाएगा, चाहे उसका संबंध बी का किसी सी से रहा हो तब भी बी का माना जाएगा। इसको डिस्प्लेस करने के लिए, इस प्रिजम्पशन को डिस्प्लेस करने के लिए हुआ क्या था कि डीएनए टेस्ट हो सकता है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भवानी प्रसाद जैना वर्सेस कन्वीनर सेक्रेटरी में कि जो डीएनए टेस्ट है इसको एज ए रूटीन हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, आगे देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी ऑफ डिग्निटी, अगर हर केस में डीएनए टेस्ट होता रहेगा तो उस कंडीशन में हम हर केस में हो सकता है कि ये डीएनए टेस्ट गलत निकल जाए या सही निकल जाए, लेकिन हर केस में हम राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब डीएनए टेस्ट हमको कराना है तो बड़ी ही कॉशन के साथ, बड़ी ही प्रिकॉशन के साथ हमें कराना पड़ता है। द कोर्ट emphasizes दैट फोर्सिंग ए डीएनए टेस्ट वायलेट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ये केस वो जिस केस था जस्टिस के एस पत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया हर केस में आप बार बार अगर बोल रहे हो कि डीएनए टेस्ट करा लो और पैटर्निटी को डिस्प्लेस कर दो तो आप नहीं कर सकते। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ डीएनए टेस्ट के बाद भी आपको नॉन एक्सेस प्रूव करना पड़ेगा। और अगर डीएनए टेस्ट भी ये बोलता है कि बच्चा आपका नहीं है और अगर आप नॉन एक्सेस प्रूव नहीं कर पाए तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि बच्चा आप ही का है। तो डीएनए टेस्ट शैल नॉट बी ए कंक्लूसिव प्रूफ, आपको नॉन एक्सेस ही प्रूव करना पड़ेगा, ये इस केस में बोल दिया। उसके अलावा चाइल्ड डिग्निटी एंड सोशल स्टिग्मा, द कोर्ट स्ट्रेस्ड दैट डिक्लेयरिंग ए चाइल्ड इलेजिटिमेट कैन हैव सीवियर इमोशनल एंड सोशल रिपरकशन। द चाइल्ड डिग्निटी एंड प्राइवेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड कोर्ट मस्ट अवॉइड अननेसेसरी। ये शरद वर्सेस धर्मपाल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया हर केस में आप डीएनए टेस्ट लेके आओ और पैटर्निटी को डिस्प्लेस कर दो तो इससे बास्टर्डाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। बास्टर्डाइजेशन मतलब कि इससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादातर चाइल्ड के ऊपर जो पैटर्निटी है वो ख़त्म ही हो जाएगी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं चाइल्ड जो डीएनए टेस्ट है वो मिसप्लेस कर दे पैटर्निटी को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पैटर्निटी है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। अब यहाँ पैटर्निटी और लेजिटिमेसी आप फ़र्क मान के चलो। पैटर्निटी क्या होता है कि सपोज़ करो ए का चाइल्ड बी है तो वो कंफर्म है कि उनकी पैटर्निटी है, लेकिन सपोज़ करो लेजिटिमेसी क्या होती है कि ए और बी का चाइल्ड है सी और बी जो वाइफ है उसके रिलेशनशिप किसी डी से थे, तो वो बच्चा जो सी पैदा हुआ है वो डी के रिलेशनशिप के साथ पैदा हुआ है। तो जो पैटर्निटी है वो डी के साथ है, लेकिन लेजिटिमेसी ए और बी के साथ ही रहेगी अभी भी। लेजिटिमेसी का मतलब है लीगल जो राइट है वो किसके बीच में होंगे, ए और बी से ही बच्चा सी क्लेम कर सकता है। लेकिन उसका ओरिजिनल पेरेंट कौन है, पैटर्निटी क्या है, तो बेसिकली पैटर्निटी की बात करें उनका ओरिजिनल पेरेंट डी है। ओरिजिनल पेरेंट जो बच्चे का ओरिजिनल पेरेंट है वो डी है। लेकिन यहाँ लेजिटिमेसी क्या होता है, लेजिटिमेसी मतलब लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि अगर मैं मेंटेनेंस क्लेम कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी से राइट क्लेम कर सकता हूँ, तो मैं किससे क्लेम करूँगा, जब ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है उनका बच्चा सी पैदा हो जाता है और ये भी प्रूव हो जाता है कि वो बच्चा बी का रिलेशन थे, बी जो वाइफ है उसके रिलेशन थे किसी डी के साथ, तो बी और डी के रिलेशन से बच्चा पैदा हुआ है, तो बी और डी के बीच में रिलेशन पैटर्निटी का होगा, लेकिन ए और बी के बीच में रिलेशन जो होगा वो होगा बेसिकली लेजिटिमेसी का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बता दिया कि लेजिटिमेसी और पैटर्निटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और जो हम लेजिटिमेसी के जो प्रिजम्पशन है उसको हर केस में डिस्प्लेस नहीं कर सकते बाय वे ऑफ डीएनए टेस्ट। मिसयूज ऑफ पैटर्निटी क्लेम एंड रेस जुडिकाटा, द कोर्ट वार्नड अगेंस्ट potential misuse of paternity claim, especially against vulnerable women. Initiating such claim without strong evidence can lead to unnecessary legal and social harassment. Additionally, the court held that the revival of maintenance petition was barred by principle of res judicata. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि भैया हर केस में अगर आप वुमेन के अगेंस्ट में डीएनए टेस्ट कराना स्टार्ट कर दोगे तो जो वुमेन या चिल्ड्रन जो एक वल्नरेबल क्लास है उसके अगेंस्ट में बेसिकली क्या होगा, उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि हर केस में हर कोई लोग, क्योंकि मेंटेनेंस से बचना है, क्योंकि उसको लीगल कॉन्सिक्वेंस से बचना है, तो हर बार वो डीएनए टेस्ट करवाना स्टार्ट कर देंगे ना। तो उस कंडीशन में चाहे डीएनए टेस्ट सही निकलता है चाहे गलत निकलता है, लेकिन उसको तो मेंटल स्टिग्मा फेस करना पड़ेगा, उसको तो कम से कम उसकी राइट टू प्राइवेसी तो इन्फ्रिंज होगी, किसकी, उस वुमेन की, उस चिल्ड्रन की। तो इस कंडीशन में हर केस में हम
डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। आपको अगर प्रूव करना है कि ये चाइल्ड आपका नहीं है तो आपको नॉन एक्सेस प्रूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 में। और ये केस था, केस का नाम है नंदलाल वासुदेव बड़विक वर्सेस लता नंदलाल बड़विक। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। द सुप्रीम कोर्ट इन इवान रत्नम वर्सेस मिलन जोसेफ रीएनफोर्स द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 112। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि भैया अगर ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज अगर कोई चाइल्ड पैदा हो जाता है तो उसका जो हस्बैंड और वाइफ है वही उसके लेजिटिमेट पेरेंट हो जाएंगे। हो सकता है उसका पेरेंट अलग हो कोई भी, लेकिन लेजिटिमेट पेरेंट, पैटर्निटी उनकी अलग हो सकती है लेकिन लेजिटिमेट पेरेंट उसके वही रहेंगे। लेजिटिमेट मतलब जो वो चाइल्ड है वो मेंटेनेंस अगर क्लेम करेगा तो वो अपने उस फादर और मदर से ही क्लेम कर सकता है जिसकी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज वो पैदा हुआ है। हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन का बच्चा आ रहा हो, लेकिन स्टिल अगर उस पर्सन को ये क्लेम करना है कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो उसे डीएनए टेस्ट से भी वो क्लेम नहीं कर पाएगा। उसको एक ही चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। जब आप सेक्शन 112 पढ़ते हो इसे बोलते हैं नॉन एक्सेस। द रेस्पोंडेंट बोर्न ड्यूरिंग हिज मदर वैलिड मैरिज claimed the appellants as biological father through an extramarital relationship. The appellant denied paternity and the case involved dispute over legitimacy maintenance and DNA testing. The Supreme Court upheld the presumption of legitimacy under section 112 of Indian Evidence Act, ruling that husband is legal father. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जो हस्बैंड है वही लीगल फादर है। इवन हम ये भी अगर मान के चले कि बच्चा थर्ड पर्सन से प्रूव पैदा हुआ है तब भी हस्बैंड को ही हम क्या मानेंगे, लेजिटिमेट पेरेंट मान के चलेंगे। उसके पैटर्निटी अलग हो सकती है लेकिन लेजिटिमेट पैटर्निटी उसकी वही रहेगी, लेजिटिमिटी वही रहेगी। लेजिटिमेसी और पैटर्निटी में फ़र्क आ जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, लेजिटिमेसी रहेगी कि वो लीगल जो राइट क्लेम करेगा वो किससे करेगा। पैटर्निटी ये हो जाएगी कि वो बायोलॉजिकल चाइल्ड किसका है। लेकिन लेजिटिमेसी की बात करें, लेजिटिमेसी वो उसी की रहेगी, वो बच्चा हस्बैंड और वाइफ जिनकी ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज वो बच्चा पैदा हुआ था उसी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, उसी से प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। और रही बात पैटर्निटी की, पैटर्निटी को आप डिस्प्लेस तभी कर पाओगे तब आप नॉन एक्सेस प्रूव कर सको। फादर अनलेस नॉन एक्सेस इज प्रूवन। डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी ऑर्डर बेस्ड ऑन मेयर एलिगेशन एंड द रेस्पोंडेंट मेंटेनेंस क्लेम वॉज डिसमिस्ड बारिंग फर्दर लिटिगेशन अंडर रेस जुडिकाटा। तो मैं फिर बता देता हूँ इस केस में हुआ क्या था। इस केस में बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप डीएनए टेस्ट एज ए मैटर ऑफ रूटीन क्लेम नहीं कर सकते। आपको बेसिकली सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग नॉन एक्सेस प्रूव करना पड़ेगा। नॉन एक्सेस का मतलब है कि ड्यूरिंग द period of time when the child was conceived you were not with the access of your wife, rather the third person was with your wife. so आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है थर्ड पर्सन के एक्सेस से प्रूव हुआ है। आप हर मैटर में हर चीज़ में डीएनए टेस्ट करवाना स्टार्ट कर दोगे तो डीएनए टेस्ट एज ए मैटर ऑफ रूटीन नहीं आप करवा सकते। और अगर आप डीएनए टेस्ट भी करा देते हो तब भी आपको सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग जो नॉन एक्सेस है वही प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने नॉन एक्सेस प्रूव कर दिया तभी आप पैटर्निटी जो लीगल जिसे बोलते हैं लेजिटिमेसी को आप डिस्प्लेस कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।